हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविस डिकोड। इस लेक्चर में हम लोग पीटी 365 साइंस एंड टेक के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अवेलेबल है। इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू स्टेम सेल्स की। देखिए, साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहला सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम सेल की मदद से डेवलप किया गया है। एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जब आपका फीटस होता है ना, नवजात जिसको कहते हैं, शिशु, तो वो जब मतलब जैसे उसका ग्रोथ ग्रोथ होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म है मेल का और वुमेन का ओवम है, जब ये मिलते हैं तो इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट का ही एडवांस स्टेज है एक तरीके से एम्ब्रियो सेल, जिसके जिसके आगे चल के प्लेसेंटा बनेगा, पूरा एक मतलब बच्चा जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये जो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया है ना, ये स्टेम सेल की मदद से किया है। इसमें हमने किसी सेक्स सेल को यूज नहीं किया, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए स्टेम सेल को समझना पड़ेगा, पर पहले डिस्कवरी को देखिए। देखिए, सिंथेटिक एम्ब्रियो जो है ये पूरी तरीके से नेचुरल एम्ब्रियो जैसा ही दिख रहा है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस होती है ना, उसी को ये शो कर रहा है। पर इसमें बीटिंग हार्ट नहीं है और ब्रेन की कोई बिगनिंग नहीं है। अदरवाइज इसमें वो सारे सेल्स हैं जिससे आगे चल के प्लेसेंटा बनेगा, यॉर्क साक बनेगा। सिंथेटिक एम्ब्रियो का फायदा क्या होगा हमें? इससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने खुद से डेवलप किया लैब के अंदर। बायोलॉजिकल रीजन समझ सकते हैं कि मिसकैरेज क्यों होते हैं। जेनेटिक, एपिजेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है एम्ब्रियो के ऊपर कैसे पड़ता है, उसको स्टडी कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। अब ये ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी जब प्रोग्रेस करती है तो कुछ महीनों बाद ही प्रेगनेंसी जो है वो स्कैन में नजर आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो जितने पीरियड तक नजर नहीं आ रही वो हमारे लिए मिस्ट्री है या फिर ब्लैक बॉक्स है। तो वो ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अब हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एम्ब्रियो को डेवलप कर लिया और वहां से लेकर वो स्टेज जहां पे प्रेगनेंसी स्कैन में आ सकती है, उसके बीच के गैप को इससे समझा जा सकता है। अब स्टेम सेल को एक्चुअल में यूज कैसे किया जाता है? देखिए, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट वर्क करने के लिए सबसे पहले तो जो भी पेशेंट है ना, उसका स्टेम सेल लेना होता है। तो पेशेंट जो है उसको पहले प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाए। स्टेम सेल हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो से स्टेम सेल को ब्लड स्ट्रीम के अंदर लाया जाता है। फिर ब्लड स्ट्रीम से आपके ब्लड स्टेम सेल जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। जब ये कलेक्ट हो गए तो लैब के अंदर स्टेम सेल को अलग कर दिया जाता है, और दोबारा से स्टेम सेल जो है, रिमेनिंग ब्लड जो है वो पेशेंट को वापस कर दिया जाता है, उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। स्टेम सेल को फ्रीज करके रख दिया जाता है। फ्रीज तब तक किया जाएगा जब तक पेशेंट के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब पेशेंट के लिए फिर से जरूरत पड़ी, उसी पेशेंट को जरूरत पड़ गई स्टेम सेल की, उससे बना हुआ कोई ऑर्गन या फिर उससे बने हुए कोई सेल चढ़ाने की, तो वो सब इन्फ्यूज कर दिया जाएगा पेशेंट के अंदर। तब तक स्टेम सेल फ्रीज रहेंगे। फिर पेशेंट को एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसके बाद दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि बोन मैरो जहां से हमने स्टेम सेलों को कलेक्ट किया है, उसी बोन मैरो को दोबारा से स्टेम सेल रीग्रो भी तो करने हैं ना, तो इस रीग्रोथ के लिए जरूरत पड़ती है। स्टेम सेल क्या होते हैं अब आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। वैसे तो हमने जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर लिया हुआ है, अवेलेबल है चैनल पे, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का बेसिक का लेक्चर, वो आपको मिल जाएगा। उसमें स्टेम सेल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। एक यूनिक टाइप के ये सेल होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये किसी भी तरीके के स्पेशलाइज्ड बॉडी के सेल में ग्रो किए जा सकते हैं। ये खुद को बदल लेते हैं। मान के चलिए ये कोई स्टेम सेल है जो अपने आप को किसी भी तरीके का सेल बना लेगा, यानी कि लीवर सेल बना लेगा, हार्ट सेल बना लेगा, ब्रेन सेल बना लेगा, किडनी सेल बना लेगा। ये हो गया स्टेम सेल। ये नए सेल बॉडी में बनाते हैं, ग्रो करते हैं। इससे क्या हो सकता है, जब नए नए सेल बन रहे हैं तो आम सी बात है कि वो ऑर्गन्स को आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गन डैमेज है या लॉस्ट है ना। इसकी दो प्रॉपर्टी समझ में आई। एक तो ये डिवाइड होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि नए सेल बन सके। और जब ये डिवाइड होते हैं तो ये अपने आप को किसी भी नए टाइप ऑफ सेल में डेवलप कर सकते हैं जो आपकी बॉडी से बिलोंग करता है। अब देखिए, स्टेम सेल की जो थेरेपी है ना, इसको रीजनरेटिव थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि रीजनरेशन हो रहा है ना आपके सेल्स का। तो रीजनरेटिव मेडिसिन रिसर्च जो है, इसका मतलब है स्टेम सेल से जुड़ी हुई रिसर्च। इसमें एम्ब्रियोनिक, एडल्ट, इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, इन सबको स्टडी किया जाता है। देखिए, इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल भी हम स्टैटिक में पढ़ चुके हैं, लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पे। आगे भी अभी पढ़ लेंगे इसको दोबारा से। देखिए, रीजनरेटिव मेडिसिन का मतलब होता है जिसमें हम ह्यूमन सेल को रीजनरेट या फिर रिप्लेस कर रहे हैं, उनके टिश्यूज, ऑर्गन्स को दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स, स्टेम सेल्स। एप्लीकेशन क्या हुई? एक तो हम नेचर ऑफ डिजीज समझ सकते हैं इन सेल्स की मदद से, क्योंकि ये हर एक सेल, इसमें पोटेंशियल है हर एक सेल बनने का। तो मान के चलिए किसी बच्चे का जायगोट है, जायगोट से हर तरीके का सेल बनेगा, फिर ही आगे चल के बच्चा बनेगा। तो हम जायगोट को ही अगर मतलब समझते समझते उसके आगे कैसे अलग अलग तरीके के बच्चे के आगे सेल बनेंगे, चाहे वो ब्रेन के हों, लीवर के हों, तो हम डिजीज में तो उसी स्टेज पे समझ सकते हैं ना, और फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी मतलब नए नए स्टेम सेल जो है उनको यूज करके डैमेज टिश्यू को रिपेयर किया जा सकता है। इसमें दो तरीके का ट्रांसप्लांटेशन होता है।
है ऑटोलोगस, एलोजेनिक। ऑटोलोगस का मतलब पेशेंट के खुद के स्टेम सेल को यूज करके उसका ऑर्गन या फिर नए सेल बनाना। एलोजेनिक माने कोई डोनर है, उसका स्टेम सेल लिया, फिर हमने नए सेल बनाए। टॉक्सिकोलॉजी जो है उसमें ये मदद करते हैं, मतलब किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है वो इसकी मदद से, स्टेम सेल की मदद से स्टडी किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा नेशनल गाइडलाइंस निकाली गई हैं स्टेम सेल रिसर्च के लिए 2017 में, ताकि एथिकल तरीके से इनका यूज जो है वो किया जा सके। अब कौन कौन सी कैटेगरीज के होते हैं, टाइप्स के होते हैं? टोटिपोटेंट होते हैं, मतलब एक ऐसा सेल, ऐसा स्टेम सेल जो अपने आप को किसी भी तरीके के स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग द एम्ब्रियो सेल या फिर कह लीजिए सेक्स सेल, ठीक है, इसमें भी ये डेवलप कर सकता है खुद को। इसका एग्जांपल जाइगोट है। जाइगोट से ही बच्चा बनता है ना पूरे तरीके से, जाइगोट से पूरा बच्चा बन जाता है, हमारे जैसे एक ह्यूमन स्पीशीज नया बन जाता है। तो ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल है। प्लूरिपोटेंट का मतलब कि अपने हर तरीके का बॉडी का जो सेल है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वो डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म, ये लेयर्स होती है हमारी बॉडी की, इन डर्म्स की लेयर के, इन बॉडी के लेयर्स के हर एक तरीके के सेल को ये बना सकते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। लेकिन ये सेक्स सेल को डेवलप नहीं कर सकते, या बोलिए एम्ब्रियो सेल को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट का मतलब ये हुआ कि एक खास तरीके का जो स्टेम सेल होगा वो किसी खास तरीके के टाइप ऑफ सेल को ही बॉडी में डेवलप करेगा। मतलब मान के चलिए आपका यहाँ पे एग्जांपल है हेमेटोपोटिक स्टेम सेल, मतलब एक ऐसे सेल जो सिर्फ ब्लड सेल्स को ही बनाएंगे, ये लीवर सेल, किडनी सेल नहीं बना सकते, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी ही बना सकते हैं। मल्टी तरीके का पोटेंशियल है इनके अंदर। तो हेमेटोपोटिक स्टेम सेल जो है ये डिफरेंट ब्लड सेल बनाएंगे, व्हाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट, पर ये ब्लड के ही सेल्स बना सकते हैं, किसी दूसरे टाइप का नहीं बना सकते। यूनिपोटेंट का मतलब कि इकलौता सिंगल टाइप का ही सेल टाइप जो है वो इससे बनाया जा सकता है, और ये सेल्फ रिन्यूअल का कैपेसिटी रखते हैं, ये प्रॉपर्टी रखते हैं। और ध्यान रखेंगे इसी सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी के कारण ये नॉन स्टेम सेल से अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्किन सेल। अब इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या है? स्टैटिक में मैंने आपको करवाया भी था, याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल होते हैं ये एक खास तरीके का ही सेल जो है वो बना सकते हैं। पर हमें तो कुछ ऐसे मतलब हमें तो प्लूरिपोटेंट की जरूरत है ना लैब के अंदर। प्लूरिपोटेंट में आपका ना ब्लास्टोसिस्ट आता है। ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है जब आपका जाइगोट जो है बनता है, उसके बाद अगली स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कुछ सेल और ग्रो हो जाते हैं बच्चे के अंदर, है ना, लाइफ आ जाती है एक तरीके से। तो प्लूरिपोटेंट, अब इस ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज के बाद बच्चे के हाथ पैर, मतलब हर तरीके का सेल, बॉडी का ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा। तो प्लूरिपोटेंट सेल ही तो हमें एक्चुअल में चाहिए ना, ताकि हम किसी भी तरीके का ऑर्गन सेल डेवलप कर सकें। मल्टीपोटेंट में तो हो नहीं पाएगा। पर अगर हम प्लूरिपोटेंट करने लगेंगे तो इससे तो बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने लैब के अंदर मल्टीपोटेंट को ही रिवर्स करके प्लूरिपोटेंट सेल बनाया। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये लैब में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि थोड़ा एथिक्स आ जाता है कि हम लाइफ जो है, जिंदा चीज, उसको यूज नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। तो ये लैब में बनाए जाते हैं और एडल्ट सेल से बनाए जाते हैं। अगली बात करेंगे काइमेरा की। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट जो है आपका लाइव बर्थ काइमेरिक मंकी का, वो चाइना के अंदर हुआ है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ डीएनए को यूज किया गया। मतलब मान के चलिए ह्यूमन का डीएनए यूज हुआ प्लस फिर मंकी का यूज हुआ, इससे जो जाइगोट बना उसको मंकी के वोम में रख दिया गया, ठीक है। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो सेल होते हैं वो एक से ज्यादा जेनेटिक मेकअप से बने हुए होते हैं। एक से ज्यादा ही हो गया ना, एक तो जेनेटिक मेकअप ह्यूमन का हो गया, दूसरा आपका मंकी का हो गया। मेजर टाइप ऑफ आपके काइमेरा क्या होते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि जो फीटस का जेनेटिक मटेरियल है उसके जो सैंपल्स या ट्रेसेस हैं वो माँ के टिश्यू में सालों साल तक रहते हैं, इवन बच्चे के जन्म हो जाने के बाद भी। इसको कहते हैं माइक्रोकाइमेरिज्म। उसके बाद आर्टिफिशियल का मतलब जिसमें हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, ये सब वही तो है ना जिसमें हम डिस्टिंक्ट टाइप का जेनेटिक मेकअप यूज करते हैं। मतलब हम लोगों ने किसी डोनर का वो यूज कर लिया, स्टेम सेल का थेरेपी दूसरे पेशेंट के अंदर, ये 2 जेनेटिक मेकअप को मिक्स कर दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कार टी सेल थेरेपी की। रिसेंटली कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया गया है इंडिजिनस, हमारे यहाँ पे खुद के बनाई हुई थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी के साथ, जिसका नाम है नेक्सकेयर-19। ये नाम है कार टी सेल थेरेपी का। कार का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। टी सेल को भी स्टैटिक में हमने अच्छे से समझा था, तो इस पे जाने से पहले यहाँ समझ लीजिए न्यूज क्या है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस ड्रग को अप्रूव कर दिया है। इसको इंडिया में इम्यूनो एसीटी के द्वारा बनाया गया। ये कंपनी आईआईटी बॉम्बे के साथ स्पॉन्सर हुई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, जो क्या फंक्शन करती है? ड्रग्स को ऑथराइजेशन देती है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसका मेन फंक्शन है ड्रग्स के इंपोर्ट को कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना, नए नए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल देना। अब कार टी सेल थेरेपी पे आते हैं, उसके लिए टी सेल को समझना होगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम के लिए हमारी बॉडी में मान के चलिए लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में होते हैं लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल भी होते हैं और लिम्फोसाइट भी, ये हम कर चुके हैं स्टैटिक में।
यहाँ पे ब्रीफली मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, उसको जरूर देखिएगा लेक्चर को। तो देखिए, एक टी सेल होगा, एक बी सेल होगा। जब भी किसी तरीके का एंटीजन यानी कि बाहर का आक्रमण होगा किसी भी जीव का हमारी बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले जो आपके बी सेल होंगे ना, ये क्या बनाए, सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल जो है वो खड़े रहेंगे, तैनात हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट लड़ेंगे और लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म कर देंगे कि कोई ना कोई आ चुका है, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट के अंदर जो बी सेल होंगे वो क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज बनाएंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट। और इन एंटीबॉडीज तो हमला करने वाले यंत्र हो गए ना, इन एंटीबॉडीज से एंटीजन पे जो बाहर से आए हैं हमला कौन करेगा, टी सेल करेगा। टी सेल हमला कैसे करता है, टी सेल कुछ ऐसा होता है जिसके बाहर ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं। ये स्पाइक जो है इसको कहा जाता है, ये टी सेल के एंटीजन रिसेप्टर हैं। एंटीजन रिसेप्टर मतलब एंटीजन को रिसीव करने के लिए ये रिसेप्टर बने हुए हैं, क्योंकि एंटीजन को गले लगाएंगे तभी तो उसको खत्म करेंगे ना। एंटीजन क्या है, बाहरी एक मतलब खराब चीज जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। सो एंटीजन रिसेप्टर बने होते हैं। टी सेल एंटीजन रिसेप्टर से एंटीजन को भांपता है, एंटीजन जाके टी सेल को गले मिलते हैं और टी सेल उनको ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि टी सेल के पास है एंटीबॉडीज, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस एंटीजन को टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कैंसर सेल, जिसकी वजह से ये हमला ही नहीं करता उन चीज पे। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने बनाया कार टी सेल, मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हम लोगों ने आर्टिफिशियल लैब के अंदर रिसेप्टर बनाया है। हम इस टी सेल को लैब के अंदर रिचार्ज करते हैं इस रिसेप्टर का टीका लगा के, ऐसे समझिए थोड़ा लेमन लैंग्वेज में। हम इस तरीके का एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल को फीड कर देते हैं, तब ये टी सेल जो है वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा जब बॉडी में जाएगा। तो ये जो कार टी सेल का इंजेक्शन लगेगा, ये जो कौन सा रिसेप्टर होगा एंटीजन का, ये डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है। किसी भी टाइप के कैंसर के लिए एंटीजन रिसेप्टर जो है वो लैब में बनाया जाएगा, बना के टी सेल को उसका टीका लगा दिया जाएगा। फिर बॉडी में हमारे जो टी सेल वापस से जाएंगे तो उस एंटीजन को भांपने लग जाएंगे। तो हमने अपने यहाँ पे नेक्स्ट कार 19 नाम का एक जो मतलब बोल सकते हैं थेरेपी जनरेट किया है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी हमारे द्वारा बनाया गया एक तरीके से बोल सकते हैं कार टी सेल थेरेपी का टाइप है, जिसमें हम लोगों ने रिसेप्टर खुद अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर बनाया है, ठीक है। अब कार टी सेल थेरेपी, यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये एक इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें टी सेल को यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाई या ऑल्टर किया जाता है लैब के अंदर। क्यों किया जाता है, ताकि वो कैंसर सेल को अच्छे से ध्वस्त कर सके, मार सके। टी सेल इम्यून सेल होते हैं, ये इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस को यानी कि एंटीजेंस को अटैक करते हैं, इंक्लूडिंग आपका किसी भी तरीके का कैंसर सेल भी क्यों ना हो। पर जब ये भूल जाते हैं रिसेप्टर्स को, मतलब जब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तब उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। अब यहाँ डायग्राम से आपको सब समझ लगेगा। देखिए, ये सब व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल ही इम्यूनिटी के काम आता है। ब्लड जो है वो पेशेंट्स की बॉडी से निकाला जाता है और वहां से फिर टी सेल जो है उनको निकाल लिया जाता है बाहर। बाद में टी सेल को लैब के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, उनमें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो है वो डाले जाते हैं। ये प्रोटीन्स हैं जो आपके कार्टी हैं, ठीक, कार्स हैं जो, इनको प्रोटीन कहते हैं। अब ये प्रोटीन डल गए टी सेल के अंदर, तो ये सारे प्रोटीन जब डल जाते हैं तो इंजीनियर कार्टी सेल जो है अब ये कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आराम से उनको खत्म कर पाएंगे। तो बॉडी में यही कार्टी सेल को दोबारा से मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया जाता है और इससे कैंसर खत्म होने लगता है। नेक्स्ट कार 19 क्या है, तो एक तरीके का ये कैंसर सेल को टारगेट करने वाला कुछ नहीं है, कार्टी सेल थेरेपी का ही एक टाइप है। और इसमें CD19 नाम का प्रोटीन हमने यूज किया है। CD19 नाम का प्रोटीन क्या है, एक बायोमार्कर या फिर एक फ्लैग है। ये फ्लैग किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है बी सेल्स के लिए। मैंने बोला ना, बी सेल बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएंगे, टी सेल इन एंटीबॉडी से हमला करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, CD19 हम लोगों ने एक ऐसा बायोमार्कर यूज किया जो सीधा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और बी लिम्फोसाइट को बोलेगा कि भाई ये वाला जो है ना एंटीबॉडी, ये बनाना शुरू करो। तो बायोमार्कर एक इंफॉर्मेशन देता है किसको, आपके बी सेल को गाइड करता है कि ट्रीटमेंट के लिए बॉडी में एंटीबॉडी बनाना शुरू करो। उसके बाद वो एंटीबॉडी बन गए, टी सेल उनको यूज करेगा और इससे लिकेमिया, बी सेल लिम्फोमास, ब्लड कैंसर जो होता है, इन सबको वो क्या करेगा, टी सेल अटैक करने लग जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने टी सेल को मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं की, सीधा सीधा हम लोगों ने बी सेल को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया एक बायोमार्कर यूज करके, और बायोमार्कर के तौर पर हम लोगों ने प्रोटीन को यूज कर लिया, ठीक है। सो इसमें फिर उसके बाद क्या है, मान के चलिए आपका टी सेल जो है बाहर लैब के अंदर बायोमार्कर बॉडी में डाल दिया, बायोमार्कर से एंटीबॉडीज बन गए बॉडी के अंदर। अब हो सकता है टी सेल एंटीबॉडीज को यूज ही ना करे क्योंकि उसको एंटीजन अभी भी नहीं पता लग रहा, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टी सेल होगा उसको पेशेंट की बॉडी में डालेंगे। जब वो डाल देंगे तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं ढेर सारे बॉडी के अंदर, टी सेल उस एंटीबॉडी को यूज करके एंटीजन यानी कैंसर सेल को मारना शुरू कर देगा। एडवांटेज क्या है, ये काफी ज्यादा सिंगल और फ्यू इन्फ्यूजन वाला ट्रीटमेंट है। इसमें हर एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट अलग से किया जा सकता है, ज्यादा प्रिसीजन है, ज्यादा एक्यूरेसी है। चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए चैलेंजेस ये है कि जब हम कार्टी
सेल को बॉडी में डालते हैं, ठीक है, तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम होने का जो है वो खतरा बढ़ जाता है। साइटोकाइन क्या है? ये भी एक तरीके का प्रोटीन है। हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है तो उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए साइटोकाइन जो है वो एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स के तौर पे क्या हो जाता है? तैनात हो जाता है। साइटोकाइन हमारे नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में हमेशा एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर साइटोकाइन बॉडी में ज्यादा रिलीज हो जाएंगे तो ज्यादा इम्यूनिटी क्रिएट होने के कारण खुद के ऑर्गन को ही खत्म करने लग जाएंगे। ये सोचेंगे ये बाहर से आया हुआ है, इससे हमारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है साइटोकाइन से अगर ज्यादा रिलीज हो गए। तो जब बाहर से कार्टी डाले ना, कार्टी सेल, तो बाहर से गए हैं, अब बॉडी तो थोड़ा मान के चले भूल गई क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो बॉडी के अंदर साइटोकाइन इनके खिलाफ अगर रिलीज होना शुरू हो गया और बहुत एक्सेसिव रिलीज हो गया तो बॉडी के ऑर्गन्स को अटैक कर सकता है। इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, या आंधी तूफान आ गया उनका, ये समझिए, ठीक है, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून की कंडीशन आ जाती है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी खुद की इम्यूनिटी के खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी। और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी का भी खतरा रहता है। यहाँ देखिए लिम्फोसाइट के बारे में वही बताया गया है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। टी और बी दो तरीके के होते हैं। टी सेल जो है फॉरेन इन्वेडर से लड़ते हैं, टी सेल जो है वो साइटोकाइन भी प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ, दोनों ही बोन मैरो के अंदर बनते हैं। जो टी सेल हैं वो आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं और जो आपके बी सेल हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही इम्यूनिटी जनरेट कर सकते हैं। अगली बात करेंगे टिश्यू इंजीनियरिंग की। सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे पहला इंडिजिनियसली हमारे यहाँ खुद पे बनाया हुआ डेवलप्ड एनिमल ड्राइव्ड टिश्यू इंजीनियरिंग का जो स्कैफोल्ड है उसको यूज किया गया है। देखिए मतलब हमने एनिमल्स के टिश्यू को यूज करके एक ऐसा मतलब स्कैफोल्ड बनाया है, या कह लीजिए ऐसा एक जख्म भरने वाला वो बनाया है डिवाइस, जिससे स्किन वाउंड्स जो हैं, मतलब स्किन के जो जख्म हैं उसको अच्छे से भरा जा सकता है, हील किया जा सकता है। टिश्यूज तो लैब में बनाए ही जा सकते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू बनाने के लिए यूज किया हमने एनिमल्स का, और वो टिश्यू जो है वो बनेगा, उससे हमारी बॉडी के जो जख्म है वो आसानी से भर सकते हैं, ह्यूमंस को फायदा होगा। टिश्यू इंजीनियरिंग एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें कि टिश्यूज या फिर सेलुलर प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बॉडी के बाहर में क्रिएट किया जाता है लैब के अंदर, ताकि हमारी बॉडी को बाद में रिपेयर किया जा सके आर्टिफिशियल तरीके से। इसमें मटेरियल्स, सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल स्किन बना सकते हैं टिश्यू से, कार्टिलेज बना सकते हैं, नाक की सर्जरी करना, कान की सर्जरी करना, ये सब इसी से होता है टिश्यू इंजीनियरिंग से। किल स्विच की बात करेंगे। कैंसर सेल्स के लिए किल स्विच टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। इसमें सीधा सीधा किल स्विच से बटन, किल का बटन दबाइए, कैंसर सेल मर जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। ये होगा कैसे? देखिए एक क्रूशियल एपिटॉप या फिर कह लीजिए हम लोगों ने प्रोटीन का एक सेक्शन ऐसा आइडेंटिफाई किया है, ये सेक्शन CD95 रिसेप्टर जो है उनके ऊपर हमें मिला है। ये रिसेप्टर हम कहाँ भेजेंगे, किसके साथ लगा के? टी सेल के साथ। तो ये जो CD95 नाम का रिसेप्टर है, इसके ऊपर प्रोटीन का एक ऐसा सेक्शन है जो सीधा ही कैंसर के सेल पे हमला करके उनको मार देगा। CD95 के रिसेप्टर को फैस भी कहा जा रहा है। ये एक ऐसा सिग्नल बॉडी में सेंड करेंगे जिससे जो कैंसर सेल है वो खुद को ही मारने लग जाएंगे, खुद से उनमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। फ्यूचर कैंसर ड्रग जो है वो इसकी मतलब आप बोल सकते हैं एक्टिविटी जो है रिसेप्टर की, उनको आगे चल के बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैंसर सेल इसमें खुद को ही खुद से खत्म करने लग जाएंगे। और कैंसर को अभी तक हिस्टोरिकली सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्रीट किया जाता था, अब हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जो फीचर है वो लेके आए हैं कैंसर के अगेंस्ट। अगली बात करेंगे डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप के बारे में, जिसको डीप कह रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसके द्वारा और सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा मिलकर एक रिसर्च खोला जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। रिसर्च ग्रुप का जो नाम है या प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है डीप प्रोजेक्ट, जिसका मैंने आपको भी ऊपर नाम बताया, ठीक है। अब ये है क्या? एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी, ये दो टर्म्स जो है वो आपको समझनी होगी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसका जो हेल्थ है उसका पैटर्न क्या है, बीमारियां कैसे चल रही हैं पॉपुलेशन के अंदर, डाइवर्सिटी क्या है बीमारियों की, उस सब को स्टडी करने को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि आपके जीन्स किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा बिहेवियर के ऊपर आपके, और उस एनवायरनमेंट के ऊपर जिसके अंदर आप रह रहे हैं। तो मतलब हमारे जीन्स को इफेक्ट क्या करेगा? एनवायरनमेंट और बिहेवियर, इसका मतलब है एपिजेनेटिक, ठीक है। सो जेनेटिक चेंजेस में क्या होता है? सीधा सीधा आपके जीन्स या फिर आपका जो डीएनए सीक्वेंस है वो बदल दिया जाता है। लेकिन एपिजेनेटिक चेंजेस करने का मतलब क्या हुआ? आपने जीन्स को सीधा नहीं बदला, डीएनए सीक्वेंस नहीं बदला, आपने क्या बदल दिया? आपने बिहेवियर वगैरह और एनवायरनमेंट को चेंज करके एक ऐसा तरीका निकाल दिया जिससे आपकी बॉडी के अंदर डीएनए सीक्वेंस कैसे रीड होगा
वो सारी चीजें बदल गई। अब देखिए डीएनए सीक्वेंस जिस तरीके से रीड होगा, हमने पढ़ा था ना डीएनए जो है स्टैटिक में कि डीएनए ही तो इंस्ट्रक्शन जारी करता है आरएनए के फॉर्म में ये वाला प्रोटीन बनाओ। अब डीएनए सीक्वेंस किस तरीके से बॉडी में रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसी हिसाब से तो बॉडी में सारी एक्टिविटीज होंगी। अगर ये रीडिंग का सीक्वेंस ही बदल दिया डीएनए का बॉडी के अंदर इस एपिजेनेटिक चेंजेस से, तो कितनी सारी बीमारियां रोकी जा सकती हैं। ठीक है, सो वन कॉमन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हाल फिलहाल में देखने को मिला जिसको बोलते हैं डीएन मिथाइलेशन। इसका मतलब हम लोगों ने डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मिथाइल का ग्रुप ऐड कर दिया, जाकर ऐड नहीं किया, इंजेक्ट नहीं किया, हमने डीएनए को ही मतलब मॉडिफाई कर दिया एनवायरमेंट और फैक्टर्स को चेंज करके, बाहरी बिहेवियर को चेंज करके। सो इसमें हाई लेवल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन जो है, इससे कई बार जीन साइलेंसिंग भी की जा सकती है। इसका फायदा है बीमारियों को रोकने के लिए, पर नुकसान भी है कई बार। ठीक है, सो डीप प्रोजेक्ट यहाँ से समझिए, ये एक 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल लंदन और हमारी सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्वॉल्व है। सीएसआईआर इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, सेंटर है कह लीजिए, जो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम करता है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है कि हेल्थ रिसर्च में और ज्यादा एडवांसमेंट लेके आना, डाटा ज्यादा होगा हमारे पास, उस डाटा से हम लोग ये जो एपिजेनेटिक स्टडी है उसको और ज्यादा आउटग्रो कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इसमें, हम लोग जेनोमिक डाटा सेट जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का प्रिपेयर करते हैं, जैसे अफ्रीका के कुछ लोग, कुछ एशिया के, कुछ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, ये सब ले लिए। इनका फिर इनका जो जेनोमिक डाटा सेट है, ठीक है, पूरे जीन्स का जो डाटा सेट है उसको फिर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद एनालाइज किया जाता है डीएनए मिथाइलेशन वाला डाटा, मतलब इनमें से किन किन जगह पे डीएनए को हम लोग मॉडिफाई करने के लिए सफल रहे हैं with by modifying the external environmental factor। फिर उसको मतलब स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड किस तरीके का उस पे उसका हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, ताकि हम आगे जो है उस हिसाब से बीमारियां कंट्रोल कर सकें। तो हम जेनेटिक इसमें समझ सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, खास करके उनका जो जेनेटिक है कि वो कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और किस जीन्स के कारण कौन सी बीमारी जो है वो होती है, उसको फिर रोका जा सकता है जीन साइलेंसिंग करके। ठीक है, यहाँ पे जीन साइलेंसिंग का मतलब भी लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स है, कुछ स्पेसिफिक जीन्स जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, हम उनको सुप्रेस कर देंगे या उनको साइलेंस कर देंगे, तो टेम्परेली हम उनको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कैसे किया जाएगा, जो डीएनए प्रोटीन मांग रहा है आरएनए से, और वो प्रोटीन जो है वो उस बीमारी के लिए ही, बीमारी को ही फीड करेगा, हम उस इंस्ट्रक्शन को ही खत्म कर देंगे। तो वो हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक जो जीन का मैसेज डीएनए ने जनरेट किया था, हमने उस मैसेज को ही ब्लॉक कर दिया। वो मैसेज आगे जाएगा ही नहीं, तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ये होता है जीन साइलेंसिंग। अब हम कुछ और बात करेंगे, जेनेटिक मार्कर्स की बात करेंगे। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर जेनेटिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये वो जेनेटिक मार्कर्स हैं जो हमें बताएंगे कि प्री टर्म या प्री मेच्योर जो बर्थ होता है उसके लिए कौन सा जीन्स बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब आपका गर्भ इन्हीं प्रोग्राम का हिस्सा है। गर्भ इन्हीं प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मेन प्रोग्राम है। जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होगा। वो डीएनए का सीक्वेंस ही बताएगा कि हाँ ये वाला पूरा सीक्वेंस है जिसकी वजह से प्री मैच्योर बेबी होते हैं। तो जेनेटिक मार्कर क्या करेगा, इन डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और इस क्रोमोसोम की लोकेशन जो है उसको एकदम मार्क करके रख लेगा अपने दिमाग के अंदर। अब जब भी हमें यहाँ चेंज करना होगा इस सेगमेंट में, तो हम इस जेनेटिक मार्कर का यूज करेंगे और यहाँ पे जाके उस डीएनए के सेगमेंट को कट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडीज भी कर सकते हैं इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसको यूज किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर जो ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए हमें समझ में आया है, हम इस पीसीआर टेक्निक से उसकी मिलियन टू बिलियन ऑफ कॉपी बना सकते हैं। इन कॉपीज को बनाकर हम अपनी स्टडी को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की, जो है आईटी और कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहली आपकी जो न्यूज है वो है नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। इसका जो स्टैटिक है आपका आईटी एंड कंप्यूटर का, ये भी चैनल पे अपलोड हो चुका है। ये सब आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे ना आप लोग साइंस की, उसमें आपको मिल जाएगा बेसिक्स ऑफ साइंस पे। सो सबसे पहली न्यूज है नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। देखिए मिशन गवर्निंग बोर्ड जो है नेशनल क्वांटम मिशन का, उनकी सबसे पहली मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग नेशनल क्वांटम मिशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मिशन कोऑर्डिनेशन सेल जो है उसको डेवलप करेंगे। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल क्या होगा, नेशनल क्वांटम मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाली कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी कोऑर्डिनेट करेगी। ये इसका सारा काम क्या होगा, मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल जो है उसकी सुपरविजन के अंदर ये काम करेगी। नेशनल क्वांटम मिशन को 2023 में अप्रूव किया गया था। 6000 करोड़ का ये मिशन है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला मिशन है। जो आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है, इसको बस ऐसे समझिए कि काम करती है आपकी क्यूबिट्स के ऊपर।
कंप्यूटर तो आपको पता है ना बिट्स के ऊपर काम करता है, 0 और 1 पे। क्यूबिट भी इस तरीके से आपका एक बिट का ही पार्ट है। कोई क्यूबिट आपकी यूज होती है क्वांटम कंप्यूटर में, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आपकी क्यूबिट पे काम करती है। जैसे आपकी बाइनरी बिट होती है नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर, जो कि एक बेसिक यूनिट है इन्फॉर्मेशन का, कंप्यूटर 0 1 की ही भाषा समझता है, ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटर जिनको कहते हैं। बाइनरी बिट की ही तरह क्यूबिट आपकी क्वांटम बिट है। क्वांटम बिट भी 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन होता है, पर ये क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है। अब ये डिफर कैसे है, देखिए जो आपका बाइनरी बिट है वो है 0 1 दोनों, है ना। जब कंप्यूटर को ए लिखना है तो कंप्यूटर ऐसे प्रॉपर एक ए प्लस बी करना है। ए का पहले कोड लिखेगा 0 0, बी का लिखेगा 0 1, हमने अज्यूम किया, फिर ऐड करेगा, फिर सब कुछ करेगा, ठीक है। अब क्वांटम बिट का मतलब क्या हुआ, क्वांटम बिट का मतलब 0 और 1 जो है ये स्टेबल नहीं है, ये स्विच कर रहे हैं लगातार, ठीक है। मतलब इनमें लगातार स्विचिंग चलती जा रही है, इतना फास्ट ये मान के चलिए वेरी कर रही है। तो 0 और 1 एक साथ काम करते हैं, ऐसा समझिए क्यूबिट का मतलब। यहाँ पे क्या है, 0 1 अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो मतलब मान के चलिए डाटा का प्रोसेसिंग इतना फास्ट है, आपने ए प्लस बी, आपने ए और बी अभी जस्ट लिखा ही है, आपने इसके अंदर जस्ट प्लस डाला तो सीधा आपको रिजल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे ये अलग से लिखने नहीं बैठेगा कि ए 0 0 बी 0 1 फिर प्लस डालेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सुपर फास्ट तरीके से आपने सीधा इंस्ट्रक्शन डाला, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मतलब साइमल्टेनियसली 0 और 1 जो है वो क्यूबिट्स के अंदर काम करते हैं। फिजिकल और लॉजिकल दो तरीके के क्यूबिट होते हैं। फिजिकल क्यूबिट का मतलब कि फिजिकल डिवाइस है आपके पास जिसमें 2 स्टेट क्वांटम सिस्टम वर्क करता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कॉम्बिनेशन सिस्टम जो है वो काम कर रही है। लॉजिकल क्यूबिट का मतलब यही हो गया कि फिजिकल क्यूबिट का ही पूरा ग्रुप बन गया, बहुत सारे फिजिकल क्यूबिट का, और वो एक साथ काम करते हुए फास्ट कंप्यूटेशन या फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लासिकल बिट्स कैसे होंगी, ये बिट 1 है, ये बिट 2 है। बिट 1 मतलब एम्प्टी, बिट 2 मतलब फिल्ड, इस तरीके से हमें सिंबल नजर आएगा और साफ पता लगेगा कि हेड है तो 0 है, टेल है तो 1 है। पता है ना कौन सी स्टेज पे क्या चीज है, 0 कहाँ है, 1 क्या है, सब पता लग रहा है। क्वांटम बिट में हमें कुछ समझ ही नहीं लगेगा। मतलब हो सकता है कभी 1/3 0 हो, कभी 2/3 1 हो, कभी 1/3 आपका 1 हो जाए, 2/3 0 हो जाए। तो इसमें 0 और 1 जो है वो लगातार साइमल्टेनियसली चलते हैं। और जब भी टॉस किया जाएगा तो 50% चांस होगा 0 आएगा, 50% चांस होगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ हम नहीं बता सकते कि इस स्टेज पे कैलकुलेशन में ये आपका स्टेज है, मतलब 0 1 0 अब आया है, हमें पता ही नहीं लगेगा। हम सीधा कैलकुलेशन जो है इतनी सुपर फास्ट रहती है इसमें। मिशन की बात करें तो बहुत मतलब अब हो सकते हैं क्वांटम मिशन जो है ये दरअसल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, जिसमें हम लोग अपना साइंटिफिक ग्रोथ जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का ये मिशन है। 2023 से 2030-31 तक इसको चलाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक तरीके से आपके जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा और इनकी जो रेंज रहेगी वो 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट की रहेगी। इसमें सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप की जाएगी, जिसमें आपके जो ग्राउंड स्टेशन होंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, अगर उनमें कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ये ज्यादा सिक्योर होती है। देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी आपकी दो प्रिंसिपल्स पे काम करती है, एक हो गया आपका सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, एक हो गया इंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल। सबसे पहले तो इंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल समझिए। देखिए ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ये क्वांटम पार्टिकल, ये क्वांटम पार्टिकल, ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिपेंडेंट तरीके से आप इनको वो नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये इनसेपरेबल होते हैं। एक में चेंज किया तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको बस ऐसे समझिए कि आपने कहीं से बर्गर खरीदा, आपने बर्गर खरीदा एक वेज एक नॉन वेज, ठीक है। जब आपने पिक किया आपको नहीं पता, सेम बक्से हैं सेम बॉक्स मिल गया आपको, आपको नहीं पता किसमें वेज है किसमें नॉन वेज है। आपने वो बर्गर जो है वो खरीदा, उसमें से एक बर्गर आपने सीधा सीधा अपने दोस्त को दे दिया, आपका दोस्त एक बर्गर अपने घर ले गया, आप दूसरा वाला अपने घर ले गए। बक्से सेम है, सब कुछ सेम है, आपको नहीं पता आपके हिस्से कौन सा बर्गर आया। जैसे ही आपने अपने घर पे जाके खोला कि आपके पास नॉन वेज बर्गर आया, तो आपको ये तो समझ लग गया ना दोस्त के पास वेज चला गया, ऐसे ही आपके दोस्त को भी समय लग गया। तो एक दूसरे से ये चीजें इंटेंगल्ड हैं, मतलब एक दूसरे के साथ गुत्थी की तरह उलझी हुई हैं। तो जहां पे एक में चेंज आएगा दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। मतलब अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये नॉनवेज जो है, जो आपके पास नॉनवेज बर्गर आया है, अब ये किसी भी तरीके से वेज बन जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता अगर आपके पास नॉन वेज आया है तो दूसरे दोस्त के पास नॉन वेज चला गया होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे की इन्फॉर्मेशन पे एक तरीके से डिपेंडेंट हो चुकी है और एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे की इन्फॉर्मेशन बता दे रही है। इसको बोलते हैं इंटेंगल्ड होना, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली कभी भी डिस्क्राइब नहीं हो सकते, एक का समय लगने पे ही दूसरे का समय लगेगा। ये क्वांटम पार्टिकल्स में चीज होती है। तो क्वांटम पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा स्पेस में कहीं
पे भी है पर दोनों इंटरलिंक्ड है। तो कम्युनिकेशन भी कैसे होगा, कम्युनिकेशन ऐसे ही होगा, यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, रिसीवर के पास उसकी एक क्वांटम की रहेगी, ठीक है। उस की से रिसीवर जो है वो तुरंत इस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर सकता है, पर ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई होंगी। अगर बीच में इंफॉर्मेशन कहीं डिसरप्ट होती है, कोई चोरी करने की कोशिश करता है, तो दोनों को सिग्नल पहुंच जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये काम किस प्रिंसिपल पे करेंगे, इंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पे कम्युनिकेशन करेंगे। तो क्वांटम पार्टिकल्स में थोड़ा सा भी वेरिएशन एक जगह पे भी हुआ तो दूसरे को तुरंत सिग्नल चला जाएगा, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन है। सुपरपोजिशन का मतलब भी यही होता है कि क्वांटम पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो मल्टीपल स्टेट पे एक टाइम पे रह सकते हैं। मल्टीपल स्टेट्स का मतलब समझिए, जैसे मैंने कहा 0 और 1 कभी अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, ये साथ साथ ही चलते हैं। सुपरपोजिशन है एक तरीके से, ठीक है। इसमें इनकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं एक ही समय पे, दोनों कैसे हैं 0 और 1। जैसे बाइनरी में तो ये होता था ना, क्लासिक कंप्यूटर में एक टाइम पे 0 है या तो 1 है, पर अब यहाँ पे क्या है, 0 1 एक साथ है, ठीक है, अलग अलग है ही नहीं, ये होता है सुपरपोजिशन। देखिए अब हम बात करेंगे टारगेट क्या क्या है, कुछ और टारगेट। एक तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक टारगेट है। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बोला की रहेगी तो दोनों पार्टीज इंफॉर्मेशन को सिक्योर वे में शेयर कर सकती हैं। इस मिशन के तहत 4 थीमेटिक हब या टी हब जो है वो सेटअप किए जाएंगे। ये टी हब किस किस डोमेन में होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम मटेरियल्स के लिए, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए और क्वांटम सेंसिंग के लिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम क्वांटम फिजिक्स का जो लॉ है उसको यूज करते हैं। क्वांटम फिजिक्स का लॉ क्या है, ये मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को दिखाता है, लेकिन किस लेवल पे, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। देखिए एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल का स्टेट फिक्स नहीं होता, ये पार्टिकल बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, आपके सुपर पोजिशन पे है। तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे ही आपका क्वांटम फिजिक्स जो है ये मैटर और एनर्जी को स्टडी करता है, जहां पे सुपर पोजिशन इंटेंगलमेंट ज्यादा हाई हो जाती है। ये क्लासिकल फिजिक्स से अलग हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह पे एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता, दो स्टेज उसकी हो सकती हैं। क्लासिकल में तो होता है ना एक जगह पे एक ही टाइम पे, तो बाइनरी फिजिकल स्टेट या तो 1 या तो 0 होगी, लेकिन इस केस में 0 1 दोनों हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इसी सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट को यूज करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल से डिफर कैसे है, देखिए क्वांटम में एरर रेट ज्यादा आ सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, टेम्परेचर चेंज, थोड़ा सा धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी अगर वेरी किया, उससे ये इनमें नॉइज जो है वो आ जाती है। क्लासिकल कंप्यूटिंग में एरर रेट कम होता है और ये रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब इनको ज्यादा इनमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर क्वांटम कंप्यूटिंग में होगा तो क्यों चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बहुत हैवी चीजें डिवाइसेस लगी होती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट यूज होती हैं, जबकि क्लासिकल में बाइनरीज आपकी यूज होती हैं, और 0 और 1 मतलब इसमें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन क्यूबिट में 0 और 1 साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में पावर जो है वो आपकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आपकी क्यूबिट का प्रमोशन बढ़ता जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली पावर जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन क्लासिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर बात करें, डाटा एनालिसिस, सिमुलेशंस, हर चीज के लिए बहुत फास्ट काम करती है। क्लासिकल कंप्यूटिंग एवरीडे के प्रोसेसिंग टास्क के लिए सही है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को मैग्नेटोमीटर में यूज कर सकते हैं। मैग्नेटोमीटर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ अगर समझनी है एटॉमिक सिस्टम में तो इसे किया जा सकता है। और इसके अलावा क्वांटम मटेरियल जो है उनका डिजाइन इससे डेवलप हो सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से एटॉमिक क्लॉक बनाए जा सकते हैं। एटॉमिक क्लॉक मतलब एटम्स के बेसिस पे आपका टाइम वगैरह जो है आइडेंटिफाई करना, इसमें बहुत एक्यूरेसी आती है, टाइमिंग में, कम्युनिकेशन में बहुत एक्यूरेसी आती है। इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम लोग सिंगल फोटोन सोर्स या डिटेक्टर यूज कर सकते हैं, इंटेंगल्ड फोटोन सोर्स यूज कर सकते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए। जैसा मैंने बोला कि इंटेंगल्ड फोटोन एक दूसरे के साथ होंगे, एक में चेंज हुआ दूसरे में चेंज हो जाएगा, तो पता लग जाएगा कि कम्युनिकेशन एरर आया है या बीच में कोई इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन के थ्रू ये प्रोसेस किया जा सकता है। क्वांटम कोहेरेंस ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो आपका क्वांटम सिस्टम है वो एक वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट पे कुछ समय के लिए रहता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द आउटसाइड डिस्टर्बेंस। बाहर कितना भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, चाहे टेम्परेचर में चाहे किसी भी चीज में, एक वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट जो है ये आपका सिस्टम कुछ टाइम के लिए अटेन करके रखेगा। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, ये जो कोहेरेंस रहता है ये ज्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है वो बदल जाती है जैसे ही फ्रिक्शन, हीट या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
इंटेंगल्ड जो आपकी स्टेट्स हैं या फिर जो भी सुपर पोजिशन है, इनको क्रिएट किया जा सकता है, इनमें इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। हम लोग थोड़े टाइम के लिए जो ठहरा हुआ स्टेज है उसमें क्वांटम एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल जो है उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगला है क्वांटम सुप्रीमेसी। देखिए, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन जो है क्वांटम कंप्यूटर्स की डोमिनेंस का, ये हाल फिलहाल कंडक्ट किया गया था, जिसमें बताया गया कि अगर कैलकुलेशन करनी है क्लासिकल कंप्यूटर से, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कैलकुलेशन के लिए क्वांटम जो है कंप्यूटर्स वो सबसे बेस्ट है, इनकी स्पीड जो है वो अनमैचेबल है। अगली बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन और एप्लीकेशन की। वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ्टी समिट जो है ये ब्लेचले पार्क लंदन में यूके में कंडक्ट किया गया। इसमें ब्लेचले डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। ये डेक्लेरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने में काम आएगी। देखिए, ब्लेचले डेक्लेरेशन वर्ल्ड का सबसे पहला अग्रीमेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूज करते टाइम उसकी क्या क्या रिस्क है उन सबको स्टडी किया जा सके। 28 कंट्रीज ने साइन किया है, इंडिया भी अब इसका पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इससे समझिए कि बस आपकी जो मशीन है ना वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पा चुकी है। जैसे ह्यूमन दिमाग है ना, मतलब हमारा दिमाग है, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मशीन भी काम करेगी। इसके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एग्जांपल है चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड, सोरा। ये सब क्या है? जनरेटिव माने कुछ जनरेट करेंगे, मतलब हाई क्वालिटी का आपको कंटेंट जो है ये जनरेट करके दे सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे स्पीच है। इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसको यूज करते हैं। फिर जीपीटी का यूज करते हैं, यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इसमें लगे होते हैं। ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की फैमिली का हिस्सा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? मतलब एक मशीन लर्निंग मॉडल है। ये मशीन लर्निंग मॉडल में जो भी मतलब मशीन जो भी काम करती है वो इस तरीके से करती है जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं। हमारे ब्रेन के जो सेल है ना उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और हमारे ब्रेन का जो पूरा नेटवर्क है उसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो जैसा हमारा न्यूरल नेटवर्क है वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल जो है उस वो न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है। ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये किसी भी तरीके के कंटेंट को जनरेट कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, ये सब कर सकता है। तो जीपीटी लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करती है। और जो ट्रांसफॉर्मर है ये ट्रांसफॉर्मर टू पार्ट न्यूरल नेटवर्क है, मतलब ये इनकोड भी कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं। मतलब चाहे इन्फॉर्मेशन को आप दीजिए, प्रोसेस कर सकते हैं और आपको नई इन्फॉर्मेशन बना के भी दे सकते हैं। यही तो करता है ना चैट जीपीटी। अगला होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आपकी मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मल्टी मॉडल माने जनरेटिव से थोड़ा थोड़ा ऊपर, कंटेंट भी जनरेट करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना वो भी करेंगे। लास्ट है फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रंटियर का मतलब कि इतना हाईली कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल होगा कि ये वैरायटी ऑफ टास्क कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन भी कर सकता है। अब कुछ रेगुलेटरी इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं इनके लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है। ये वर्ल्ड का सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ है। न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान अडॉप्ट किया गया। मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव था, जिसमें बात किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी रिसर्च कैसे रहेगी, उसकी उसमें किस किस चीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडिया का खुद का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है जिसका नाम है इंडिया एएआई। ये पोर्टल जो है ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड इंडिया में जो भी डेवलपमेंट चल रही है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगला है हिरोशिमा एआई प्रोसेस। ये G7 वर्किंग ग्रुप के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट और GPAI जो है ये मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे, इस प्रोसेस को लॉन्च करेंगे। अब देखिए, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दो तरीके की होती है, मतलब लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लर्निंग पे काम करता है। दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। देखिए, मशीन लर्निंग का मतलब कि एक मशीन है जैसे आपका चैट जीपीटी। इसमें मशीन लर्निंग जो है उसमें मशीन आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट को जनरेट या प्रोसेस कर सकती है जो एक ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन ह्यूमन की तरह उसमें सोचने समझने या फिर एथिक्स को अप्लाई करने की क्षमता नहीं होगी। मशीन लर्निंग का मतलब है कि ह्यूमन के जैसे डाटा को प्रोसेस करना, लेकिन थोड़े से कम लेवल पे जाके। इसमें आप ह्यूमन को थोड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, ह्यूमन को एल्गोरिदम देने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी मशीन लर्निंग के अंदर। तो इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का यूज किया जाएगा। ट्रेनिंग जो है वो इसको मैनुअली देनी पड़ेगी, रॉ डाटा भी देना पड़ेगा। रिसोर्सेज की बात करें तो लेस कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज को ही ये मतलब इसके लिए चाहिए होंगे, और लोअर डाटा वॉल्यूम पे ही ये काम कर सकती है। पर डीप लर्निंग का मतलब, डीप लर्निंग में ह्यूमंस को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये है एडवांस्ड मशीन लर्निंग। इसमें हर एक तरीके का मतलब आप डाटा दे दीजिए सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो सीधा सीधा उस पर काम करेगी। आपको ना एल्गोरिदम सेट करना है ना कुछ करना है। तो ध्यान रखिएगा,
जितनी भी आपकी डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग हो सकती है, लेकिन हर एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मशीन लर्निंग ही डीप लर्निंग होगी जहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह और ह्यूमन की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, मैथमेटिक यूज होगा और न्यूरल नेटवर्क यूज होगा। न्यूरल नेटवर्क को बस ऐसे समझिए, हमारे ब्रेन के अंदर ये न्यूरल नेटवर्क होता है, सेम वैसा ही नेटवर्क आर्किटेक्चर इसमें रहेगा। और ये सेल्फ लर्न कर सकती है, मैनुअली इसमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी, ज्यादा हाई डाटा वॉल्यूम प्रोसेस कर पाएगी। एप्लीकेशंस की बात करें तो एआई की एप्लीकेशन कहाँ नहीं है, सब जगह है। हेल्थ सेक्टर में देखिए, हेल्थ सेक्टर में हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, क्लिनिकल रिसर्च इससे हो सकती है। हेल्थ केयर को सप्लाई चेन रेजिलियंस प्रोवाइड की जा सकती है, मतलब सप्लाई चेन डाटा जो है वो अच्छे से प्रोसेस किया जा सकता है, दवाइयों का, हर एक चीजों का, टीकों का। वर्क फोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, बीमारियों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बिजनेस में इसको यूज कर सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कर सकती है एआई। एग्रीकल्चर के अंदर स्मार्ट फार्मिंग कर सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एआई जो है वो एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए डेवलप भी की जा रही है, जिसका नाम है एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। ठीक है, ये इनिशिएटिव है। फार्म गेट टू फॉक, मतलब मतलब जहाँ खेतों में आपका फसल उग रहा है वहां से लेकर आपकी थाली में, फॉक तो थाली के अंदर ही होता है ना, इस यहाँ तक इसको लेके आना, इसमें कैसे मार्केटिंग होगी, ये सबका इंटेलिजेंस माइंड जो है ये एआई दे सकती है। क्रॉप प्लानिंग में मदद कर सकती है, प्रिसीजन फार्मिंग में मदद कर सकती है, डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो किया जा सकता है कि कौन सी फसल कहाँ पे उगानी है, कहाँ पे इसकी ज्यादा मांग है, डिमांड है। कुछ और सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्टर हो गया, और आपका डिफेंस का सेक्टर हो गया जिसमें हाई सर्विलेंस ये प्रोवाइड कर सकती है, सेल्फ ड्राइविंग कार का सेगमेंट हो गया, ये सब में मदद कर सकती है। न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग का एक प्रोग्राम है जिसमें जो डिसीजन है वो उसी तरीके से लिए जाते हैं जैसे ह्यूमन के ब्रेन के अंदर लिए जाते हैं। तो बस ये समझिए, जैसे हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल न्यूरॉन सेल है, वैसे ही उन्हीं सेम बायोलॉजिकल न्यूरॉन सेल को यूज करके, मिमिक करके, कॉपी करके ये न्यूरल नेटवर्क तैयार किया गया है। हर एक न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स होती हैं, नोड्स की और आर्टिफिशियल न्यूरॉन की। ये एक इनपुट लेयर होती है, कुछ हिडन लेयर और कुछ आउटपुट लेयर। न्यूरल नेटवर्क कई बार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के या फिर सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, जैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड का मतलब इसमें जो भी आपकी इनपुट लेयर और सेंटर में हिडन लेयर और जो आउटपुट लेयर लगाई गई होंगी, इनमें जो भी कनेक्शन होगा वो फीड फॉरवर्ड सीधे तरीके से मतलब कनेक्शन होगा जो मशीन बनाई गई होगी। मल्टी लेयर परसेप्टर हो सकते हैं, फिर उसके बाद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये डिपेंड करेगा कि जो आपके कंपोनेंट है ना इस नेटवर्क के अंदर, उनको अरेंज कैसे किया गया है, उनकी अरेंजिंग के हिसाब से टाइप होता है न्यूरल नेटवर्क का। अगली बात करेंगे डीप फेक की। यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है सोशल मीडिया के इंटरमीडिएट्स को कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक, इनको आइडेंटिफाई करना है। डीप फेक का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी भी पर्सन का, किसी, मान के चलिए एक पर्सन है ए, आपने उस पर्सन का फोटो यूज करके उसके फोटो को मॉर्फ कर दिया, ठीक है, उसके फोटो को बदल दिया, एडिटिंग कर दी उसके फोटो की। तो इसमें वीडियो या इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है। कैसे की जाती है? एडिट करके। एडिट किया जाता है एक एल्गोरिदम की मदद से। इसमें किसी एक पर्सन की ओरिजिनल जो फोटो होती है उसको किसी दूसरे की फोटो के साथ बदल दिया जाता है, पर आपको सामने फोटो ऐसे लगेगी ऑथेंटिक बंदा है सामने वाला जो ये हरकत कर रहा है। आप लोगों ने केस देखा होगा, ऐसे बहुत सारे डीप फेक जो फोटोज और वीडियो थे, कैटरीना कैफ के, राधिका के, ये सब बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। और इसमें फेस का, बॉडी का, साउंड का, इवन आवाज जो स्पीच होती है, इन सब का, और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपके एक्सप्रेशन तक का भी इमिटेशन या कॉपी, नकल किया जा सकता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ही डीप फेक जो है टेक्नोलॉजी ये वर्क करती है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए फेस कुछ इस, बताइए ये कोई पर्सन है ओरिजिनल, ठीक है, इसके ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पर्सन ने कुछ नहीं किया, पर इसके ओरिजिनल फेस को हमने यूज करके ये जो नकली वाला बंदा था इसके फेस के ऊपर लगा दिया। अब ये बंदा जो भी हरकत करेगा लगेगा ये कर रहा है। ये हो गया आपका फेस स्वैपिंग। फेशियल मैनिपुलेशन भी हो सकता है। यहाँ देखिए, ये बंदा आंख घुमा रहा है, पर ये जो ओरिजिनल बंदा है आंख नहीं घुमा रहा, पर हमने चेहरा इसका लगा दिया यहाँ, तो ऐसा लगेगा यही आंख घुमा रहा है। तो ये हो गया डीप फेक टेक्नोलॉजी का काम। डीप लर्निंग जो है इसमें यूज होती है। डीप लर्निंग हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका मतलब डीप फेक है ना, इसमें डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी यूज होती है, फोटोशॉपिंग होती है, एआई यूज किया जा सकता है, जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं, जिनको हम गैन कहते हैं। ये भी मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है जिससे वीडियो बनाई जाती है। अब ये गैन वर्क कैसे करेगा? इसमें एक तो जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। सबसे पहले जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर नई नई इमेजेस क्रिएट करेगा कॉपी करके। किससे कॉपी करेगा? अब जनरेटर क्या करेगा, मतलब जो
ओरिजिनल बंदा है जिसका आप डीपफेक बनाना चाहते हो, उस ओरिजिनल बंदे की नई नई फोटोज को क्रिएट कर देगा और वो नई फोटो फेक होंगी जिसमें उसके आंख के एक्सप्रेशन बदले हुए, हर एक चीज बदली हुई नजर आएगी। फिर एक डिस्क्रिमिनेटर होगा, डिस्क्रिमिनेटर ये चेक करेगा कि जो आपने डीप फेक से बंदा बनाया है, जो कि नकली है एक्चुअल में पर वो असली जैसा दिख रहा है, उसमें कितना असलपन नजर आ रहा है, कितना रियलिज्म नजर आ रहा है। इसके लिए वो क्या करेगा, फिर से उस ओरिजिनल बंदे की फोटो लेके उसको कंपेयर करेगा, इवेल्युएट करेगा कंटेंट को। डिस्क्रिमिनेटर, अगर डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो गया, मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाए, तो मतलब फिर से दोबारा उस पर काम करना जरूरी है। अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो मतलब ये बंदा जो है, ये ऐसे लग रहा है कि सेम ओरिजिनल बंदा ही ये हरकतें कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हम लोग ऑटो इनकोडर जो है उनको भी यूज करते हैं। ऑटो इनकोडर का मतलब कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है एक तरीके का, जिसमें हम लोग वर्सेटाइल फेस स्वैप मॉडल जो है उसके फीचर को ऑन कर देते हैं। कुछ रेगुलेटरी मेजर्स हैं जो डीप फेक पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अभी तक कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है डीप फेक टेक्नोलॉजी के खिलाफ, लेकिन इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 66E और सेक्शन 66D जो है आईटी एक्ट का, इंडियन कॉपीराइट एक्ट का, वो अप्लाई किया जा सकता है। ग्लोबल मेजर देखें तो गूगल ने टूल अनाउंस किया है वाटर मार्किंग का। ये वाटर मार्किंग के टूल से जो सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, इस तरीके का डीप फेक कंटेंट, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल, इंडियाज जर्नी फ्रॉम टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस। इसको प्राइमस पार्टनर जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज किया, और उन्होंने ये बोला कि साल 2022 में इंडिया में 11% तक पूरे विश्व का वेब 3 डेवलपर पूल जो है वो पाया गया है। मतलब इंडिया तीसरे नंबर पे है वेब 3 डेवलप करने के मामले में। वेब 3 सेक्टर जो है वो इंडिया में 2.2 मिलियन डायरेक्ट जॉब जो है वो अगले 10 सालों में क्रिएट कर सकता है। वेब 3 क्या है, नया वर्जन है वेब का, जिसमें यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेक या फिर वेब कम्युनिकेशन पे थोड़ा और कंट्रोल एक्वायर कर सकते हैं। देखिए वेब तो हम सब यूज करते हैं ना, www डॉट करके। तो वेब में सबसे पहले थी वेब 1, ये एक स्टैटिक वेब है जिसको स्टैटिक वेब कहा जाता था। इसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते थे, सिर्फ पढ़ सकते थे इंफॉर्मेशन को, नोट डाउन कर सकते थे। वेब 2 को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया गया, इसमें वेब टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट लेवल पे ले जाया गया और बहुत सारे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाए गए, जिसमें आप सिर्फ आप इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर सकते थे, आप उसमें लिख भी सकते थे, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे विकीपीडिया को एडिट करना हो गया। ये सेंट्रलाइज्ड थी बहुत सारी नेचर में, इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट्स जो थे वो डिपेंडेंट होते थे सेंट्रल सिस्टम के ऊपर। वेब 3 जो है ये डिसेंट्रलाइज है, जिसमें इंटरमीडिएट्स जो है वो उनमें इंटरेक्शन तो हो सकता है लेकिन किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब इसमें इस वेब में क्रिप्टो करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे डील किया जा सकता है। ज्यादा सिक्योरिटी ऑफ डाटा जो है ये प्रोवाइड करती है वेब 1 और वेब 2 से। लोगों को ज्यादा कंट्रोल मिलता है अपने डाटा के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, यूजर्स जो है वो कलेक्टिवली इसको चला सकते हैं, किसी कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। वेब 4.0 जो होगी इसको सिम्बियोटिक वेब कहा जाएगा, जिसके अंदर ह्यूमंस और मशीन्स जो है वो अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करने लग जाएंगी। वेब 5.0 जो होगी इसमें कंट्रोल रहेगा आइडेंटिटी के ऊपर भी, ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो जाएगा डाटा को स्टोर करने को लेकर भी। डाटा एकदम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे यूज होगा, स्टोर होगा और फ्री तरीके से फ्लो होगा क्रिएटर्स के बीच में, ठीक है। ये वेब 5.0 और एडवांस होगी। यहाँ पे आपको कंपैरिजन डायग्राम से समझ आएगा। वेब 1 को देखिए, गूगल है, ठीक है, फिर उसके अलावा याहू है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिर्फ नजर आती थी जिसको आप नोट डाउन कर सकते थे। वेब 2 में आपका स्नैपचैट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेब 3 और एडवांस है, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। ये एप्लीकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सब पे काम कर सकती है, ठीक है। ये वेब 3 जो है ये आपको और एडवांसमेंट देता है कि आप अलग अलग डोमेन्स में जाकर भी वेब के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में यूजर डिसेंट्रलाइज ही सर्वर होगा, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होगा, और हर एक यूजर का अलग अलग से डिसेंट्रलाइज सर्वर जो है वो बनने लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन वहीं पे स्टोर होने लग जाएगी। एप्लीकेशन की बात करें तो वेब 3 जो है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें इंटर फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो बिना किसी इंटरमीडिएट्स के आप लोग यूज कर सकते हैं। एसेट को टोकनाइज करने में मदद करती है, मतलब फिजिकल या फिर आपका जो डिजिटल एसेट है वो डिजिटल टोकन में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही मान लीजिए सीधा सीधा हो पाएगा। डिजिटल आइडेंटिटी और ओनरशिप जो है ये इसमें सिक्योर रहती है। इसके अलावा ये एक मेटावर्स क्रिएट करती है, जिसमें आप वर्चुअल एक्सपीरियंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। एकदम मान के चलिए किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही ये चीजें होने लग जाएंगी। कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फॉर ऑफरिंग नेशनल ब्लॉकचेन सर्विसेज एंड क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम नाम का एक प्रोजेक्ट है। ये इस प्रोजेक्ट को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। इसमें क्या होगा, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है उनको क्रिएट किया जाएगा, जिसमें जो आपके ब्लॉकचेन जो है उनको एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जा सकेगा, इंटीग्रेट किया जा सकेगा।
सकेगा। देखिए आपने कभी सुना होगा ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहते सिस्टम में डाउनलोड करके, तो कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अब रहेगा ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, मतलब इसमें थर्ड पार्टी रहेगी जो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जिसके पास अपना खुद का, वो आपको ब्लॉकचेन जो है वो सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करेगी। सो इसमें गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो ब्लॉकचेन सर्विस के थ्रू और ज्यादा डाटा अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन किस में यूज होती है? ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बिटकॉइंस की प्रोसेसिंग में, क्रिप्टो माइनिंग में, क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। सो इसमें जो मतलब मान के चलिए आपका खुद का जो ब्लॉकचेन है उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, जो कि खुद से एक्सपेंसिव भी रहेगा। आप ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस किसी थर्ड वेंडर से या फिर थर्ड पार्टी से ले सकते हो। इसको नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन 2021 के अंडर ही रिलीज किया गया। ये स्ट्रेटेजी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ऐसे ही होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है और डीलर जो है या थर्ड पार्टी वो आपको सॉफ्टवेयर दे देती है। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर ही डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, उसको मेंटेन भी करता है, आपको कुछ नहीं करना होता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है। इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है अलग अलग यूजर्स के बीच में, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। हर एक ट्रांजैक्शन जो है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको एक डाटा के ब्लॉक के तौर पे रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट में कैसे फायदा करेगी? गवर्नमेंट में मान के चलिए किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने डेट या कर्जा कह लीजिए या फिर फंड रिलीज किया, ठीक है। तो वो किन किन सेगमेंट में गया है उसकी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक ऑफ डाटा के तौर पे स्टोर करके रखा जा सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। और इसमें जो अगला ब्लॉक होगा उसको पिछले ब्लॉक के साथ हमेशा कनेक्ट करके रखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात कर रहे थे, इसमें सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, चाहे एमएस ऑफिस हो 365, चाहे ईमेल सर्विस हो, चाहे गूगल ड्राइव हो, हॉटमेल, याहू। ये सब किसके एग्जांपल हैं? इसमें आपको गूगल क्या देता है? गूगल ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हो अपनी फोटोज को, अपने डाटा को, वीडियो को। आपको अपने सिस्टम या कंप्यूटर का वो सब यूज करने की जरूरत नहीं है जो स्टोरेज आपका स्पेस है। तो गूगल ड्राइव क्या है? एक सॉफ्टवेयर दे रहा है आपको स्टोरेज का एज अ सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे। सो सास के जो बायर्स होते हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने इंटरफेस को, डाटा फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं। जो यूजर्स हैं वो अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इवन अपने मोबाइल डिवाइस से भी। क्रिप्टो माइनिंग की बात करेंगे, हाल फिलहाल भूटान और सिंगापुर के बेस्ड जो बिट डियर है, इन्होंने अनाउंस किया कि $500 मिलियन तक का क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन जो है वो हिमालय में सेटअप किया जाएगा और ये कार्बन से बिल्कुल फ्री होगा। अब क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन क्या होता है? देखिए क्रिप्टो माइनिंग में हम लोग क्रिप्टो करेंसी जो है इसको माइन करते हैं। मान के चलिए बहुत कॉम्प्लेक्स एक डाटा प्रॉब्लम जो है, डाटा सेट वो दे दिया जाता है, उसकी माइनिंग होती है या उसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्विंग को ही बोलते हैं माइनिंग करना। उस डाटा प्रोसेसिंग, उस डाटा का, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। नंबर ऑफ यूजर्स उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। जो उसको यूजर सॉल्व कर लेगा, जब वो सॉल्व हो जाएगी तो एक कॉइन जनरेट होगा, या कह लीजिए एक टोकन जनरेट होगा। इसी कॉइन को बिटकॉइन हम लोग कह रहे हैं अभी, ठीक है। बिटकॉइन जनरेट हो गया। बिटकॉइन भी हो सकता है, कोई दूसरा कॉइन भी, कुछ भी, मतलब एक टोकन जनरेट हुआ, उसको कुछ भी नाम हो सकता है। तो यही आप, ये मतलब टोकन जो है इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई। यही है क्रिप्टो माइनिंग, जिसमें आपका जो क्रिप्टो या टोकन जनरेट हो रहा है वो एक क्रिप्टिक प्रॉब्लम है जो पीछे कॉम्प्लेक्स, उसको सॉल्व करने के बाद यूज हो रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि एक डाटा है, कॉम्प्लेक्स है, तो आम सी बात है बहुत सारे सिस्टम और कंप्यूटर लगेंगे। वो सब लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी होगा क्योंकि एनर्जी यूज हो रही है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो माइनिंग का ऑपरेशन किया जाएगा हिमालयस में वो फ्री ऑफ कार्बन होगा, जिसमें हम लोग ये एमिशन नहीं होने देंगे। तो क्रिप्टो माइनिंग क्या है? नए नए कॉइन्स को जनरेट करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें नए ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, वेरीफाई भी होते हैं और प्रोसेसिंग भी होती है। तो बस यही होता रहता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मान के चलिए एक नया ब्लॉक, मतलब एक आपने सॉल्व कर दिया ना प्रॉब्लम, तो एक ब्लॉक ऑफ डाटा सॉल्व हो गया, तो नया ब्लॉक, एक ब्लॉक आपका एडिट हो गया, फिर दूसरा ब्लॉक आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, फिर टोकन जनरेट होगा, तो ये पुराने वाले ब्लॉक के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ब्लॉक चेन, ब्लॉक्स का चेन बन गया। इसको ब्लॉक चेन लेजर भी कहते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का या इन्फॉर्मेशन का। इसी तरीके से ये माइनिंग होती रहेगी और करेंसीज जनरेट होती रहेंगी और नए नए ट्रांजेक्शन वेरीफाई और प्रोसेस होते रहेंगे। तो ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो कि वेरीफाई करता है ब्लॉकचेन्स को और उनको सिक्योर भी करता है। इसमें प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क यूज किया जाता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी नाम का जो नेटवर्क है कुछ नहीं है, मतलब एक नेटवर्क है, वो वही नेटवर्क जिसमें कि डाटा या प्रॉब्लम जो है वो रखी हुई है, ठीक है, जिसको सॉल्व करना है। तो समझिए प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी का जो नेटवर्क है ये यूज किसके लिए किया जाता है? इससे जो टोकन निकलेगा उसको कहते हैं बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन के जनरेशन के लिए यूज होता है प्रूफ ऑफ वर्क। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक जो है, इससे जो कॉइन निकलता है उसको बोलते हैं एरिथ्रम कॉइन, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कुछ नहीं है, ये एल्गोरिदम्स ही है, मतलब किस एल्गोरिदम को यूज करके क्रिप्टो करेंसी जो है वो जनरेट की जाएगी और फिर उसको वैलिडेशन मिलेगा, ये उसको बोलते हैं। डिफरेंस मीन क्या है इसमें? ये डिफरेंस है कि
कि किस तरीके से आप यूजर्स जो हैं उनको चूज कर रहे हैं और यूजर्स को क्वालिफाई बना रहे हैं कि हाँ जी आप इस माइनिंग प्रोसेस में आ सकते हो या फिर आप इस डाटा में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो कौन से आएंगे यूजर्स, कौन से यूजर चूज किए जाएंगे, कौन वैलिडेट करेगा ट्रांजेक्शन को, ये इसका डिफरेंस आता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो बताते हैं ट्रांजेक्शन कैसे वैलिडेट होगा और ब्लॉकचेन का नेटवर्क जो है वो डिसेंट्रलाइज रहेगा। प्रूफ ऑफ वर्क एक वो मैकेनिज्म है जिसमें बिटकॉइन जो है उसको यूज किया जाता है और ये बिटकॉइन जब जनरेट हो जाता है तो ब्लॉक का क्रिएशन होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो ब्लॉक जो है वो ऐड कर दिया जाता है और माइनिंग का प्रोसेस जो है वो एक नेटवर्क के थ्रू चलता रहता है। मतलब इसमें जितने भी नंबर ऑफ यूजर हैं वो एक टाइम पे खड़े होंगे, एक टाइम पे सारे जने मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। जिससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसके लिए वो कॉइन जनरेट हो जाएगा। तो मान के चलिए वो पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब किसी दूसरे ने पहले कर दिया, तीसरे ने कर दिया, हमेशा होड़ या फिर हमेशा एक स्पीड या फिर एक रेस लगी रहती है। जो प्रूफ ऑफ स्टेक है ये एक दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म होगा। इसमें एक साथ सारे के सारे यूजर नहीं लगेंगे उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें एक बिड लग जाएगी, बोली लगेगी, या कह लीजिए वो इसमें से यूजर चुना जाएगा जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन्स हैं, उसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दी जाएगी। जब वो कर देगा तो कॉइन जनरेट हो जाएगा। तो इसमें सबको एक साथ लगने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो इसमें एक कंसेंसस मैकेनिज्म रहता है, हमेशा पहले से ही सर्वसम्मति से रहता है कि हाँ जी भाई अब जो माइनिंग करेगा वो ये यूजर रहेगा, पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाता है उसको। यहां से समझिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को। प्रूफ ऑफ वर्क मैंने आपको समझा दिया कि सब एक साथ माइनिंग करने लगे हुए हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब कि सब एक साथ नहीं लगे हैं, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसको माइनिंग करने का पहले वो मौका दिया जाएगा। प्रूफ ऑफ वर्क में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, क्रिप्टो करेंसी का रिवॉर्ड जो है वो माइनर्स को मिलेगा। ये एक डिसेंट्रलाइज मेथड है वैलिडेशन का, मतलब हर एक यूजर के पास पावर है कि हाँ जी वो माइनिंग करते रहेंगे, जिसको मौका लग गया, जिसका सॉल्व हो गया उसको मिलेगा टोकन। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। पर इसके नेगेटिव क्या है, इसमें बहुत इक्विपमेंट चाहिए, सारे कंप्यूटर काम करेंगे ना एक साथ, क्योंकि हर एक यूजर इसमें लगा हुआ है सॉल्व करने के लिए। हाई एनर्जी यूज होती है, ट्रांजेक्शन का स्पीड कम है, हाई ट्रांजेक्शन फीस है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, इसमें ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज नहीं करने। मतलब जिस यूजर को स्टेक मिल गया कि हाँ जी आप कीजिए सॉल्व प्रॉब्लम, जिसको मतलब मिल गया ठीक है वो काम वही करेगा, उसी का कंप्यूटर यूज होगा, ट्रांजेक्शन फास्ट होगी, एनर्जी एफिशिएंसी रहेगी। पर इसमें क्या है, कॉइन की होर्डिंग लगी रहेगी, मतलब कौन करना चाहेगा, कौन वो स्टेक लेना चाहेगा, इसके लिए हमेशा दौड़ लगी रहेगी। और इसमें ज्यादातर जो बड़े स्टेक होल्डर रहते हैं, जो हमेशा से पावरफुल हैं, जिनके पास ज्यादा कॉइन्स हैं, वो हमेशा उनका पलड़ा भारी रहेगा। और इसमें एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि पहले आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए, तब आप इस प्रूफ ऑफ स्टेक का हिस्सा बन सकते हो। डिफरेंट टाइप होते हैं क्रिप्टो माइनिंग के, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको भी यूज किया जाता है, बड़े बड़े प्रोसेसर को। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट माइनिंग भी होती है, जिसमें ग्राफिक कार्ड यूज किए जाते हैं क्रिप्टो को माइन करने के लिए। इसके अलावा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनिंग, फिर उसके बाद क्लाउड माइनिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है। अब कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कुछ नहीं है, जैसा मैंने बोला एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल मनी है। मतलब डिजिटल सिस्टम है जो कॉइन जनरेट कर रहा है, डिसेंट्रलाइज है ना, कोई भी कर सकता है। और इसके लिए बस सिस्टम चाहिए, आपके पास होना चाहिए, और आपके पास की भी होनी चाहिए, उस की के थ्रू ही आपको प्रॉब्लम मिलेगी। डिसेंट्रलाइज डिजिटल मनी है जिसके तहत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, मतलब इसको जनरेट करने के लिए, और क्रिप्टोग्राफी से इसको सिक्योर किया गया है। ये एक सबसेट है वर्चुअल करेंसी का। वर्चुअल करेंसीज क्या होती हैं, वर्चुअल करेंसीज किसी भी आपके पास कोई भी बैकएंड में मान के चलिए गोल्ड या कोई एसेट रखा हुआ है, ठीक है, उसका एक डिजिटल आप बोल सकते हैं सिमुलेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वैल्यू का जो कि डिजिटली ट्रेड की जा सकती है। क्रिप्टोग्राफी में मैथमेटिकल टेक्निक यूज होती है, तो क्रिप्टोग्राफिक की जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें डाटा जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसको टैंपर नहीं किया जा सकता, और उसको बिना की के पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके एग्जाम्पल है बिटकॉइन और एथरियम। अब बात करेंगे मार्कर्स इन क्रिप्टो एसेट के बारे में। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा हाल फिलहाल मार्केट्स जो है क्रिप्टो एसेट के, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट का लेजिस्लेशन निकाला गया है। तो मार्केट इन क्रिप्टो एसेट का कानून क्या कहता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक लीगल फ्रेमवर्क के तौर पे, जिसमें क्रिप्टो एसेट के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है कि क्रिप्टो एसेट का कैटेगराइजेशन करना, ताकि उन पे रेगुलेशन लग सके। इसमें क्रिप्टो एसेट का सब कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे क्रिप्टो एसेट में इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन आएंगे, एसेट रेफरेंस टोकन आएंगे, यूटिलिटी टोकन आएंगे। इनमें नॉन फंजिबल टोकन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं आएंगी। नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, मान के चलिए किसी एक पर्टिकुलर सीडी पे आपका कॉपीराइट है ना, वो सीडी को आप डिजिटली मतलब उसका एक वो बनाना चाहते हो टोकन, तो ये जो डिजिटल टोकन बनेगा सीडी का, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगा इस सीडी को जिसपे आपको कॉपीराइट था।
इसको आप काट पीट तोड़ फोड़ नहीं सकते, मतलब ये जो आपका टोकन बना, इस टोकन का आधा वैल्यू आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि एक आर्टिस्टिक वर्क, एक सीडी है जिसके ऊपर आपने ये टोकन जनरेट किया। ये होते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो इन सब पे आपके ये रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? ये एक इमर्जिंग मॉडल है जिसमें क्रिप्टो करेंसी बेस्ड जो ट्रांजेक्शन होती है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोसेस किया जाता है। क्रिप्टो एसेट की बात करें तो क्रिप्टो एसेट कुछ नहीं है, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? किसी भी वैल्यू का, किसी भी राइट्स का। इनको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे आपके बिटकॉइन है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या फिर उसी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेजर माने सीडी बनती जा रही है, किस चीज की सीडी बन रही है? ब्लॉकचेन्स की, याद कीजिए, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन होते हैं इसके अंदर, जैसे स्टेबल कॉइन जिसको इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन भी कहते हैं। ये वो टोकन है जिसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब कोई भी करेंसी के साथ ही जुड़े हुए हैं। टोकन जनरेट कर दिया लेकिन इसका वैल्यू सेम वैसे ही वेरी करेगा जैसे किसी एक करेंसी का। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यूएसए डॉलर के साथ पैक कर दिया, इसको जोड़ दिया। सिक्योरिटी टोकन में क्या होता है? इसमें जो ओनर होता है उसके कुछ ना कुछ शेयर रहते हैं किसी रियल वर्ल्ड में, लेकिन उसके पास जो टोकन है या फिर उस शेयर, उस एसेट का जो वैल्यू है वो टोकन के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी टोकन किसी रियल एसेट को, रियल वर्ल्ड के एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट टोकन मतलब रियल वर्ल्ड के एसेट में, एसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे गोल्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दिया। यूटिलिटी टोकन क्या होते हैं? ये वो टोकन होते हैं जो यूजर्स को एक स्पेशल एक्सेस देते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का। एग्जाम्पल ले लीजिए, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, किसी सैलून की सर्विस के लिए आपके पास एक यूटिलिटी टोकन है, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन वो ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन होते हैं, लेकिन ये किसी यूनिक एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिजिटल कंटेंट को, किसी आर्ट फॉर्म को, किसी मीडिया को। ये एक इररिवोकेबल डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ऑनरशिप का। ये केवल आपके पास हो सकता है जिसके पास वो ऑनरशिप है। इसकी ऑथेंटिसिटी दी जा सकती है और ये क्रिप्टोग्राफिक तरीके से वेरीफाई किया जाता है। मेन डिफरेंस यही है कि हर एक तरीके का नॉन फंजिबल टोकन यूनिक होगा और ये तोड़ा नहीं जा सकता, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। और इसको अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड और एक्सचेंज करने के लिए इसका मतलब जिसके साथ इसको एक्सचेंज किया जाएगा वो भी आगे नॉन फंजिबल टोकन ही होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं लगाया जा सकता। बस आपने डिजिटल फॉर्मेट में उस चीज को स्टोर कर लिया जो आपका एक आर्ट था, कंटेंट था, मीडिया था, इमोशन कह लीजिए किसी पेंटिंग के अंदर था, ठीक है। अटेम्प्ट्स की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में 2019 में आरबीआई ने ये कहा था कि ट्रेडिंग, होल्डिंग और माइनिंग जो है क्रिप्टो कॉइन की इंडिया में वो इलीगल मानी जाएगी और 10 लाख तक का फाइन रहेगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को खारिज कर दिया और कहा कि गवर्नमेंट डिसीजन लेगी इसके ऊपर। 2022 में 30% तक का टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया और ये कहा कि वर्चुअल एसेट यानी कि यही तरीके के आपकी क्रिप्टो करेंसी, अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो, इससे इनकम अर्न करते हो तो 30% टैक्स आप पे लगेगा। 2023 में कहा गया कि जितनी ट्रांजेक्शन में वर्चुअल डिजिटल एसेट को यूज किया जा रहा है वो सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिस्से आएंगी। 2023 में कहा गया G20 कंट्रीज के द्वारा न्यू दिल्ली का लीडर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जाएगा जिसमें क्रिप्टो एसेट को इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स ने ये कहा है कि एक्सट्रूजन बेस्ड मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, रादर देन जो पुराना हम मेटल यूज करके 3D प्रिंटिंग करते थे। अब क्या कर रहे हैं? एक्सट्रूजन बेस्ड मेटल यूज कर रहे हैं। 3D प्रिंटिंग होती क्या है? यहाँ ना मतलब ऐसे समझिए कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कैड का सॉफ्टवेयर यूज करके डिजाइन क्रिएट करते हैं। उस डिजाइन को हम क्रिएट करने के बाद टेंजिबल बना लेते हैं, यानी टच कर सकते हैं उसका, इस तरीके से प्रिंट निकालते हैं कि वो 3D ऑब्जेक्ट के फॉर्म में निकल के बाहर आता है। और 3D ऑब्जेक्ट उसका बनाते कैसे हैं? अलग अलग थिन लेयर्स जो है मटेरियल की, वो तैयार करते करते मान के चलिए उसका प्रिंट निकाला जाता है, उसको प्रिंटर से या किसी भी मतलब मशीन से जनरेट किया जाता है। तो इसमें जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनका प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है 3D प्रिंटिंग में। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल्स यूज करेंगे लेयरिंग के लिए जिससे कि वो 3D ऑब्जेक्ट बनेगा, वो प्लास्टिक हो सकता है मटेरियल, रेसिन हो सकता है, थर्मोप्लास्टिक हो सकता है, मेटल, फाइबर, सेरेमिक, सब हो सकता है। इसके अलावा ये सब्ट्रैक्टिव या फिर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ी अलग है। 3D प्रिंटिंग के बेनिफिट्स क्या है? इसमें आपका कॉम्प्लेक्सिटी के डिजाइन जो है वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, वेस्टेज नहीं होता। जैसे देखिए कैड का मॉडल है, 3D कैड मॉडल, इस तरीके का मॉडल कंप्यूटर में डेवलप किया, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर यूज किया, लेयर्स बनाई, ठीक है, टूल मेंशन कर दिया कि इस टूल से प्रिंटिंग निकलेगा इन लेयर्स का। ये प्रिंटर है इस तरीके का, लेयर बाय लेयर इस तरीके का ये बनाता रहेगा प्लास्टिक यूज करके, ठीक है। और फाइनली प्रोसेसिंग करके फाइनल जो निकलेगा लेयरिंग करके वो इस तरीके को कटोरा निकल जाएगा, ठीक है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलीज करी थी और बोला था कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे हम लोग। इंडिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में क्रिएट किया गया। तेलंगाना में पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला 3D टेम्पल जो है वो बनाया गया है।
3D प्रिंटिंग एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो मेडिकल और हेल्थ केयर के फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ है। जैसे कि कान बना दिया 3D प्रिंटिंग से, किसी का लिम्ब, हाथ, पैर सब बनाया जा सकता है। बायोनिक ईयर देखिए इससे बनाया गया था। फिर आर्किटेक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ज्वेलरी सेक्टर में ज्वेलरी बनाई जा सकती है। इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल के टूल हो गए, एविएशन के टूल हो गए, ये सब इससे बनाए जा सकते हैं। 4D प्रिंटिंग की अगर बात करें तो 3D प्रिंटिंग का जो रेनोवेशन है इसी को 4D प्रिंटिंग कहते हैं। इसमें जो आपके स्पेशल मटेरियल होते हैं उनसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जाता है और वो प्रिंट हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए रख दिए जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसी सर्टन मतलब स्टिमुली पे या कह लीजिए सर्टन एक ट्रिगर पे काम करते हैं। आपने 3D प्रिंट कर दिया, इसको अब रेनोवेट करने के लिए क्या करेंगे, 3D प्रिंट का जो मटेरियल है उसको किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेस इस जगह पे छोड़ देंगे। तो इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो उस 3D प्रिंटेड के ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, जिसकी वजह से उस 3D प्रिंटेड के ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो बदल जाएगा। तो पोस्ट प्रोडक्शन जो शेप में चेंज आता है ड्यू टू स्टिमुली, उसी को कहते हैं 4D प्रिंटिंग। इसमें जो मटेरियल है वो हाइड्रोजेल, थर्मो रिस्पॉन्सिव, फोटो एंड मैग्नेटो रिस्पॉन्सिव, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सब यूज किए जा सकते हैं। मटेरियल्स का नाम ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेल्फ असेंबली, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी, शेप मेमोरी, ये सब ये कर सकते हैं। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। रिसेंटली यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम। इन्होंने कहा कि इंडिया को वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। देखिए वाईफाई 7 नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई स्टैंडर्ड है। इसमें हम लोग एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का आप बोल सकते हैं एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसको IEEE 802.11BE के नाम से जाना जाता है। तो ये इसी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के पैरामीटर पे काम करने वाला वाईफाई 7 का मॉडल है, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इसके फीचर्स क्या है। हम लोग अभी के लिए जो वाईफाई यूज कर रहे हैं ये उससे काफी ज्यादा एडवांस रहेगा। इसकी कंपैटिबिलिटी काफी हाई रहेगी। अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग बैंड्स पे इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बैंड क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड जिसपे वाईफाई काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी लेटेंसी काफी ज्यादा लो रहेगी, मतलब डिले नहीं रहेगा किसी भी चीज में। व्हाट्सएप का कॉल लग रहा है, कुछ भी भेजना है डाटा तुरंत चला जाएगा, लेटेंसी डिले नहीं आएगा। स्पीड और कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी। इसके अंदर वाईफाई जो है उसमें रेडियो वेव यूज की जाती है और वाईफाई में एक बेस स्टेशन होता है, राउटर होता है, राउटर के थ्रू ही वाईफाई जो है फिर कनेक्ट होता है अलग अलग डिवाइसेस से, जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इसमें हम लोग वायरलेस एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। मेडिकल के फील्ड में यूज होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये यूज होता है। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ऑगमेंटेशन रियलिटी, इन सब में भी इसका यूज किया जा सकता है। कंपैरिजन अगर करें अलग अलग वाईफाई जनरेशन का तो वाईफाई 4, 5, 6 और फिर 7, सबसे कम स्पीड किसकी होगी, 4 की, क्योंकि वो पुराना है। सबसे ज्यादा स्पीड अभी हाल फिलहाल में 7 की है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी बैंड सबसे हाई वाला अभी यूज कर रहे हैं हम, 6 गीगा हर्ट्ज तक पहुंच गए, लेकिन पहले सिर्फ 2.4 गीगा हर्ट्ज से 5 गीगा हर्ट्ज मैक्सिमम था। एडवांसमेंट की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट जो थी वाईफाई 4 में हमने यूज करी थी। डाटा ट्रांसफर रेट काफी हाई था। वाईफाई 5 में उससे भी ज्यादा हाई था डाटा ट्रांसफर रेट। वाईफाई 6 जो था इसमें ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसएस, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग बैंड्स पे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई थी। और वाईफाई 7 में और ज्यादा अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग बैंड्स पे कनेक्ट हो सकती हैं। अब लॉन्च की बात करें तो वाईफाई 4 2009 में आया था और वाईफाई 7 2024 में आएगा। वाईफाई 6 आपका 2019 में।